हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो फिजिक्स मंत्रा के ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं सचिन और इस चैनल पे आपको मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि इस चैनल पे हम लोग क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड सारी वीडियो मिलने वाली है। इसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट का तैयारी कर रहे हैं, एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस का तैयारी कर रहे हैं, या अभी सीयूईटी का फॉर्म आया हुआ था, ठीक है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सारी फिजिक्स की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंत्रा पे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोकस करते हैं जो अब एग्जाम होने वाले हैं, 12th बोर्ड का एग्जाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड का, उससे रिलेटेड टॉपिक्स हम लेकर के आए हैं आज आपके सामने। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एटम्स। तो देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है। तो आज हम लोग बच्चों सबसे पहले एटम्स की बात करते हैं। व्हाट इज एटम्स? ठीक है, दिमाग में बात आती है कि व्हाट इज एटम्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एटम्स जो होता है, एटम इज दैट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कंटेन्स ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, एटम्स किसी भी मैटर या किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसमें उसके सारे ही रासायनिक और भौतिक गुण प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डाल्टन का थ्योरी आया था। उन्होंने बोला था कि जो एटम्स होता है उसका जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज अनकट। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? अनकट, जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। तो आइए देखते हैं एटम्स में क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कंटेन्स ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि एटम का यह डेफिनेशन लिखा हुआ है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की इसके बाद में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो सबसे पहले जॉन डाल्टन का थ्योरी आया था एटम से रिलेटेड। जॉन डाल्टन का थ्योरी आया था एटम से रिलेटेड। उन्होंने कहा था कि एटम्स जो होते हैं वो उसी से सारे जो मैटर्स होते हैं उसका ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है। सो एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, सो इट वाज जॉन डाल्टन who first enunciated that matters to be composed of individual particles called atoms, meaning uncut. But he was failure to explain the cause of formation of chemical bond. उन्होंने थ्योरी तो दे दिया था अपना, लेकिन केमिकल बॉन्ड का कैसे फॉर्मेशन होता है किसी भी एलिमेंट में, ये सारी बातों को उन्होंने नहीं बतलाया था। ठीक है, सो eventually on the basis of discharge tube experiment it was found that atom is further comprises of the some atomic particle that is electrons, protons and neutrons। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि एटम्स जो होता है वो क्या होता है? अनकट होता है, जिसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता है। लेकिन फर्दर बाद में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके बेसिस पे पाया गया कि एटम्स भी फर्दर सब डिवाइड किए जा सकते हैं, कि एटम भी फर्दर 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं। और वो सारे फंडामेंटल पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब उनको बोला गया क्या? फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये लेक्चर जो हमारा एटम्स का है ये 1 शॉर्ट वीडियो है, और इसमें क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के जितने भी टॉपिक हैं वो सारा इसमें कवर किया गया है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसमें सारे वो टॉपिक कवर करने की कोशिश किया हूं मैंने। ठीक है, जो सारे अभी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग डिफरेंट एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो एटम्स का जो फर्स्ट मॉडल दिया गया था वो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था।
किसके द्वारा दिया गया था बच्चों? जे थॉमसन के द्वारा फर्स्ट मॉडल दिया गया था। द वेरी फर्स्ट मॉडल ऑफ द एटम वाज गिवन बाय जे थॉमसन। अब जे थॉमसन का जो मॉडल था हमारा, वो कौन सा मॉडल था? देखो आपको दिख रहा होगा इस तरह से, तरबूज दिख रहा होगा आपको, वाटरमेलोन, है ना, वाटरमेलोन। तो उन्होंने क्या बोला था, थॉमसन मॉडल की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो थॉमसन ने बोला था कि जो एटम्स होते हैं, दैट एटम कंसिस्ट ऑफ द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। उन्होंने बोला कि जो एटम होता है वो क्या होता है, एक सिंपली एक स्फीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज के का स्फीयर होता है, और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पर उसमें क्या होते हैं, अंतः स्थापित होते हैं, दैट इज एम्बेडेड होते हैं उस आइटम के अंदर में। पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और कहीं कहीं पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, तो आइए इसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, an atom is an sphere of positive charge and electrons are embedded into it, electrons are embedded into it। ठीक है, ये उन्होंने बोला था। देखिए यहां पर, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, एन एटम इज एन स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, एंड दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड वाटरमेलोन मॉडल और प्लम पडिंग मॉडल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटरमेलोन मॉडल और प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि यहां पर, जैसे आपको यहां पर दिख रहा होगा इस फिगर में, ठीक है, वाटरमेलोन। ठीक है, तो वाटरमेलोन में आपको बच्चों यहां पर जो रेड वाला पार्ट होता है, जो लाल कलर का जो हिस्सा होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एटम्स के पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और जो इसके सीड्स दिख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक सा, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से आपने कस्टर्ड खाया होगा, ठीक है, तो कस्टर्ड में क्या होता है, जो ड्राई फ्रूट होते हैं दैट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन, और जितना भी अदर मटेरियल्स आपको दिख रहा होगा, दूध वगैरह या फ्रूट्स वगैरह पूरे जो उसमें रहते हैं जिससे मिलकर कस्टर्ड बना हुआ होता है, वो सारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसमें जो ड्राई फ्रूट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो थॉमसन मॉडल था, थॉमसन मॉडल, दिस इज आल्सो कॉल्ड वाटरमेलोन मॉडल और प्लम पडिंग मॉडल। तो ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम था जो कि थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उन्होंने इसके बाद में कुछ नहीं बतलाया कि आगे इसमें क्या है, इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, ठीक है, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सब चीज के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बतलाया था। बस इतना उन्होंने बोला था, एक कॉमन चीजें बोल दिया था उन्होंने कि आइटम्स क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और जो आज भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, एक कॉमन चीज उन्होंने बोला था। ठीक है, so according to the Thomson model, an atom is a sphere of positive charge and electrons are embedded into it, and this model is also called watermelon model or plum pudding model। अब देखो उन्होंने कॉमन चीजें बोला था, he told that atom as a whole is neutral, आइटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, बस इतना ही था थॉमसन मॉडल में, और इससे ज्यादा उन्होंने कुछ बताया नहीं था, तो ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो ये बेसिक स्ट्रक्चर था एटम का, इसलिए आपको यहाँ पर बता दिया मैंने। चलिए अब नेक्स्ट जो एटम का जो मॉडल था, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मॉडल था, ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा ड्रॉबैक देख लेते हैं कि इसका थॉमसन मॉडल का क्या क्या ड्रॉबैक था। So this model could not explain the features of optical spectra of hydrogen and other element, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सब चीज के बारे में, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सब चीजों के बारे में उन्होंने नहीं बतलाया था। और सेकेंड ड्रॉबैक क्या था, उन्होंने बोला था कि अगर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया जाए किसी भी एटम पे, then no alpha particle will scattered by more than 2 डिग्री, तो कोई भी अल्फा पार्टिकल 2 डिग्री से ज्यादा एंगल से डेविएशन उसमें नहीं होगा। लेकिन फर्दर ऑन द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बाद में पाया गया कि हमारा जो उसके बाद रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया था, उसमें पाया गया क्या कि अल्फा पार्टिकल कैन स्कैटर इवन 90 डिग्री और मोर। ठीक है, 90 डिग्री और उससे ज्यादा भी डेविएट हो सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये इनका दो फेल्यूर था, दो ड्रॉबैक था इनका, इनके थ्योरी का, थॉमसन मॉडल का ये दो ड्रॉबैक का। पहला क्या था कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और साथ में उन्होंने क्या बोला था कि अल्फा पार्टिकल्स 2 डिग्री से ज्यादा डेविएट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट मॉडल आया एटम का, वो आया इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल इन 1911 में। ठीक है, चलिए तो रदरफोर्ड का मॉडल हम लोग देखते हैं। The second model of the atom was given by Ernest Rutherford in 1911. According to him, an atom has two parts. उन्होंने क्या बोला था कि एटम के दो पार्ट होते हैं। The very first part is called nuclear part and the second part is called extra nuclear part. तो जो न्यूक्लियर पार्ट होता है बहुत ही स्मॉल रीजन होता है, बहुत ही स्मॉल रीजन होता है। उसमें क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और साथ में क्या होता है, एटम में पूरा जितने भी नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो सारे डिफरेंट ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, और वो सारे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं स्टेटमेंट। द सेकंड मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911। अकॉर्डिंग टू हिम एन एटम हैज टू पार्ट्स, दैट इज न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ही टोल्ड दैट न्यूक्लियस इज ए रिजिड डेंस सेंटर कोर। देखिए यहां पर रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, न्यूक्लियस इज ए रिजिड डेंस सेंटर कोर, कि न्यूक्लियस बहुत ही रिजिड डेंस सेंटर कोर होता है। ठीक है, और उसके में क्या होता है, उसमें पूरे एटम का जो इंटायर मास है वो सारा उसमें कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और साथ में टोटल पॉजिटिव चार्ज भी उसी न्यूक्लियस के अंदर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ठीक है, so this is concentrated in a very small volume called nucleus and extra nuclear part is empty। और उन्होंने क्या बोला, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है वो empty होता है, where the electron revolves around the nucleus in a circular orbit with a very high speed। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट में, और विथ अ वेरी हाई स्पीड के साथ में मूव करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक चीज और बताया था क्या, कि देयर एग्जिस्ट एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है जो कि न्यूट्रल है, और प्रोटॉन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस जो है ओवरऑल क्या पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, मतलब रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों अपोजिट चार्जेज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको थोड़ा सा अपोजिशन मिल गया। अपोजिशन किससे मिला, जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था उससे क्या हो गया, इनको अपोज किया गया कि ब्रदर साहब आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कहीं ना कहीं अगर दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और अराउंड द न्यूक्लियस और सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसका एनर्जी कहीं ना कहीं डिक्रीज होते चला जाएगा, और डिक्रीज होता चला जाएगा तो उसका पाथ भी श्रिंक होता चला जाएगा, उसका पाथ भी क्या हो जाएगा, श्रिंक होता चला जाएगा, एंड फाइनली इट विल स्पाइरल डाउन एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। सो विद इन 8 to 10 सेकेंड के अंदर में सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो इनको अपोज किया गया, तो इनका ये कुछ ड्रॉबैक भी था इनका। ठीक है, तो आते हैं हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल के क्या लिमिटेशंस थे। ठीक है, रदरफोर्ड told that the electron revolves around the nucleus in the fixed path called orbit। उसको क्या बोला गया, ऑर्बिट बोला गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, रदरफोर्ड told that electrons revolve around the nucleus, ठीक है, इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। उसको हम लोग क्या बोले, ऑर्बिट बोले, विथ अ वेरी हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड से मूव करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। अब देखो मैक्सवेल साहब ने इनको अपोज कर दिया। ठीक है, क्या अपोज किया, बोला व्हेन एवर द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इमिट करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में इमिट करेगा, एंड हेंस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग
इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज एंड कंटिन्यूअसली एंड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल श्रिंक। क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन श्रिंक होता चला जाएगा एंड वो स्पाइरल डाउन होकर के फाइनली द इलेक्ट्रॉन विल fall into the nucleus. So according to Rutherford, atoms should not be stable. Atom stable नहीं होना चाहिए, ठीक है। So यहाँ पर हम लोग का जो देखिए, it will shrink and it will finally spiral down into the nucleus and electron will collapse within 8 to 10 seconds. Hence according to Rutherford, and atom should not be stable. ठीक है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तब तो स्टेबल नहीं होना चाहिए एटम, ठीक है। तो इसको अपोज कर दिया गया, क्लियर है बात, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, he did not tell anything about the electron arrangement in atom which makes the theory incomplete। और इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट के बारे में उन्होंने कुछ सेल्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताया था इन्होंने, ठीक है। चलिए अब ये हमारा क्या था, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा जो वेरी फर्स्ट मॉडल था, पहला हमने थॉमसन का मॉडल पढ़ा जिसको हमने वाटरमेलोन मॉडल या प्लम पडिंग मॉडल बोला, उसके बाद फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, ठीक है। तो ये दोनों मॉडल क्या थे, बेसिक स्ट्रक्चर थे, ठीक है। हालांकि इनका कुछ ड्रॉबैक भी रहा, लेकिन ये क्या थे, बेसिक स्ट्रक्चर थे जो आगे डेवलपमेंट में और क्वांटम फिजिक्स में काफी इनका हेल्प हुआ, ठीक है। चलिए ऑल्दो, अब यहाँ पर नोट लिखा हुआ, ऑल्दो द रदरफोर्ड एंड थॉमसन मॉडल ऑफ एटम वेयर इनएक्यूरेट एंड नॉट एबल टू एक्सप्लेन द सर्टेन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट एंड बट दीज मॉडल्स वेयर द बेस ऑफ द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का जो फ्यूचर डेवलपमेंट हुआ, इनका काफी योगदान रहा ये दोनों मॉडल का। तो ये दोनों क्या थे, बेसिक मॉडल थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मॉडल हम लोग देखते हैं एटम का। उससे पहले थोड़ा सा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस बार 12th का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या किया गया, एक दो साइंटिस्ट थे जो कि रदरफोर्ड के सजेशन पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। सो एट द सजेशन ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911, एच गीजर, है ना, एच गीजर एंड ई मार्सडेन, ठीक है, एच गीजर एंड ई मार्सडेन परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट विच इज कॉल्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको कहा क्या बोला गया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या था हमारा स्टेटमेंट, इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, बेसिकली रदरफोर्ड एंड हिज को-वर्कर बम्बार्डेड अ वेरी वेरी थिन गोल्ड फॉइल विथ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल्स का जो सोर्स था वो क्या था, रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिसको कि बिस्मथ यूज किया गया था बेसिकली। और बिस्मथ क्या था, रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट हम लोग देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या है, आपको दिख रहा होगा सही से, ठीक है। देखिए ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जिसको यहां पर जनरली बिस्मथ यूज करते हैं, ठीक है, बिस्मथ को यूज करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 83। तो बिस्मथ क्या है, रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये क्या है, रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है। और यहां पर हमारा क्या यूज होता है, एक लेड ब्लॉक यूज होता है, यहां पर लेड ब्लॉक। तो लेड ब्लॉक क्या करता है कि जो भी रेडिएशंस निकल रहे हैं बिस्मथ से, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो यहां से जो भी रेडिएशन निकल रहा होगा, जो भी रेडिएशन निकल रहा होगा, इस रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है, इस रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता है। इसलिए यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, लेड ब्लॉक्स यूज कर देते हैं, ठीक है। तो लेड ब्लॉक्स बोलो या लेड ब्रिक्स बोलो, है ना। तो इस तरह से ये ब्रिक्स क्या होता है, हमारा ब्लॉक के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब यहां से बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकला, यहां से क्या हुआ बच्चों, बीम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स निकला। अब यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा ये थीन गोल्ड फॉइल है, ठीक है, थीन गोल्ड फॉइल, है ना,
AU79, AU79 ये गोल्ड का फॉयल यहाँ पर होता है, बहुत ही पतला सा होता है, एकदम थिन सा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इस गोल्ड थिन फॉयल पे हम लोग क्या करवाते हैं, इसके एटम्स पे अल्फा पार्टिकल्स का के बीम के द्वारा क्या किया जाता है, बम्बार्डमेंट करवाया जाता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स के बहुत सारे अल्फा पार्टिकल होते हैं, उनका एक बीम होता है, उससे क्या करवाया जाता है, उसको बम्बार्डमेंट करवाया जाता है। अब ये बम्बार्डमेंट के बाद में यहाँ पर एक स्क्रीन लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर ये स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ पर आपको स्क्रीन लगा हुआ दिख रहा होगा, और इस स्क्रीन पे क्या होता है, ZNS। ठीक है, इससे पेंटेड होता है, इससे क्या होता है, पेंटेड होता है ZNS से, पेंटेड विथ ZNS। ठीक है, जिंक सल्फाइड से ये क्या होता है, पेंटेड होता है। और जिंक सल्फाइड का मेनली हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि वो बहुत ही शाइनिंग होता है, और जब हम माइक्रोस्कोप से, ठीक है, माइक्रोस्कोप से जब ये सारे ऑब्जर्वेशन को हम लोग देखते हैं तो बहुत ही क्लियरली विजिबल होता है, इसलिए यहाँ पर ZNS दैट इज जिंक सल्फाइड का यहाँ पर यूज किया जाता है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखा गया, कि जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हुआ गोल्ड फॉइल के एटम पे, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, ये सारी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू कहां पे देखा था, कि जो हमारा स्क्रीन था, और स्क्रीन पे पेंटेड किया हुआ था किससे, जिंक सल्फाइड से। तो वहां पर उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से, और क्या क्या ऑब्जर्वेशन आया, ये सारी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने नोट किया। तो आइए देखते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, चलिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे। अब देखिए पहला क्या था हमारा, कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे बच्चों, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल दैट डायरेक्टली पास थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड हिट द स्क्रीन। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन तो पीछे लगा हुआ था, ठीक है, गोल्ड फॉइल से पास किया अल्फा पार्टिकल, और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, पास कर गया गोल्ड फॉइल से, और हिट कर दिया जाके किसको, स्क्रीन को। इससे क्या पता चला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है दैट इज हैविंग द नो डिफ्लेक्शन, उनका कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा। ठीक है, उनका कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा। उसके बाद कुछ कुछ इसका कंक्लूजन भी निकाला गया, उसमें भी बाद में भी डिस्कस करूंगा। तो पहला पॉइंट क्या है, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल एंड हिट द स्क्रीन। ठीक है, हिट द स्क्रीन। ठीक है, तो अब देखो ये दिस इंडिकेट दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सफर्स ओनली अ स्मॉल डिफ्लेक्शन, हेंस मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम इज एम्प्टी। इससे ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, अब देखो जो सेकेंड पॉइंट था, यहां पर जो सेकेंड पॉइंट था, उन्होंने बोला कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दैट इज 1 आउट ऑफ 8000, 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जिसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, 90 डिग्री, और उससे भी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, उससे भी ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, कितना, 1 आउट ऑफ 8000। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि कुछ अल्फा पार्टिकल, बहुत ही ओकेजनली कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे, ठीक है, जो कि लगभग 1 मिलियन में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो क्या करेगा, जिसका क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन 180 डिग्री पे होगा। दैट इज वो जा करके और फिर वापस लौट जाएगा, अपने ही पाथ को रिट्रेस कर लेगा बेसिकली। ठीक है, तो मतलब उसको बोला गया हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन की जाएगा, एकदम न्यूक्लियस के एकदम सेंटर के सामने है, और वो जाकर के फिर अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, मतलब 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा। ठीक है, पहला मैंने बता दिया, फर्स्ट क्या था, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड हिट द स्क्रीन पेंटेड विद ZNS। ठीक है, और ये हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था, कि फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 आउट ऑफ 8000 get deflected through 90 degree or more. Occasionally an alpha particle 1 out of 1 million, ठीक है, are rebounded from the gold foil suffering 180 degree deflection, that is retrace their path after head on collision। ठीक है, यह भी जस्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, कि कुछ अल्फा पार्टिकल 1 मिलियन में से कोई ऐसे एक अल्फा पार्टिकल हो गए ओकेजनली जो हेड ऑन कॉलिजन कर करके फिर से अपने पाथ को रिट्रेस कर लेंगे, मतलब 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ दिस
रिजल्ट, क्या क्या सिग्निफिकेंट हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल एंड हिट द स्क्रीन, मतलब जो अनडेविएटेड पास कर गया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि एटम्स के अंदर का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, एम्प्टी है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, इससे ये कंक्लूजन निकाला गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए, to give the explanation of large angle of scattering, Rutherford suggested that all the positive charge and mass of the atom is concentrated in a very small region called nucleus of the atom। तो बोला कि ठीक है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो पास कर गया डायरेक्टली विदाउट अनडेविएटेड, ठीक है, मतलब कि अनडेविएटेड पास कर गया, लेकिन कुछ तो अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जिनका डेविएशन 90 डिग्री या उससे भी ज्यादा हुआ, तो उसका क्या कारण था। तो इसका उन्होंने रीजन बताया कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अल्फा पार्टिकल भी क्या होता है, हीलियम आयंस होता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम आयंस होता है, तो उस पर भी तो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग बोले हीलियम की बात करते हैं हम लोग, तो हीलियम क्या होता है, हीलियम यहाँ पर 2 एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 एटॉमिक मास नंबर को, ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के क्या बना देगा, हीलियम प्लस प्लस, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हीलियम आयंस है, इसी को बेसिकली क्या बोला गया था, अल्फा पार्टिकल्स, इसको क्या बोला गया, अल्फा पार्टिकल्स। अब देखो ये अल्फा पार्टिकल्स पर भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स है ये, और एक न्यूक्लियस है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब देखो कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हमारा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो क्या हो रहा है, विदाउट अनडेविएटेड पास कर गया, कुछ 90 डिग्री पे इस तरह से जाकर के 90 डिग्री पे डेविएट हो गया, कुछ अल्फा पार्टिकल यहां से जाकर के फिर वापस लौट गया, ऐसे जाकर के क्या हो गया, वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, है ना। तो जो लार्ज एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है उसका कारण उन्होंने बताया कि उसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उससे जो हेड ऑन कोलिजन करेगा कुछ तो 180 डिग्री पर चला जाएगा, और कुछ जो है वो न्यूक्लियस के इंटरेक्शन में आएगा, तो उनका डेविएशन लार्ज डेविएशन होगा, दैट इज 90 डिग्री और मोर, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्टली क्या होगा, गोल्ड फॉइल को डायरेक्टली पास कर जाएगा विदाउट डेविएशन, है ना। चलो अब ये सारी चीजें थी, इसे कंक्लूजन निकाला गया ये, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और उन्होंने क्या बोला कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन which total negative charge equal to total positive charge, hence atom as a whole is neutral। ये थॉमसन ने भी बोला था, और रदरफोर्ड साहब ने भी ये बतलाया कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, दैट इज न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हेंस एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, दैट इज टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, ये इन्होंने भी बतलाया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर फिगर आपको दिख रहा होगा, कुछ अल्फा पार्टिकल का बहुत लार्ज डेविएशन हो रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे जो कि हमारा हेड ऑन कोलिजन करके वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, दैट इज, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। सो इन द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दोज अल्फा पार्टिकल which suffers 180 डिग्री डिफ्लेक्शन और स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट। अब देखो यहाँ पर देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज। जब अल्फा पार्टिकल हाई काइनेटिक एनर्जी लेकर के आ रहा है, ठीक है, जो इसके एकदम सेंटर को एम कर रहा होगा वो अल्फा पार्टिकल, वो क्या करेगा, हेड ऑन कोलिजन कर करके ये वापस लौट जाएगा, उसको क्या कर रहा है, लगातार उसको अपोज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हो रहा है ये दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल हाई काइनेटिक एनर्जी लेकर के आ रहा था उसको क्या कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है। तो यहाँ से जो ये वापस लौटा, तो वापस लौटने से पहले क्या हुआ होगा, आपको पता है कि अगर हमारा डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा है, मतलब डायरेक्टली अपोजिट चला जा रहा है रिबाउंड होने के बाद में, तो कहीं ना कहीं उसका वेलोसिटी एक टाइम तो 0 हुआ होगा ना भाई, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है एकदम से तो अपोजिट हो रहा है, तो ऐसे आया होगा। अब यहां से वापस लौटा, तो एक पॉइंट पे न्यूक्लियस के सेंटर से एक पॉइंट पे जाकर के एक पार्टिकुलर डिस्टेंस से वेलोसिटी 0 हुआ होगा, उसके बाद फिर ये वापस लौट गया होगा,
क्लियर है बात। तो उस पार्टिकुलर डिस्टेंस को बोला गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो यहां पर उसको समझाता हूं एक बार मैं। देखो क्या है, कुछ अल्फा पार्टिकल मान लो यहां से आया, अल्फा पार्टिकल आया यहां से, जो कि हेड ऑन कोलिजन कर रहा है एकदम एग्जैक्टली सेंटर को एम कर रहा है, न्यूक्लियस से डायरेक्टली बोला कि आओ फेस टू फेस टकराते हैं, ठीक है। तो यहां पर आया वो अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल आया जो कि अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी लिए हुए, कितना काइनेटिक एनर्जी लिए हुए, हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी लिए हुए। अब ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, हेड ऑन कोलिजन कर रहा है इसे, है ना, एकदम इसके सेंटर के सामने है। अब इसमें क्या होगा, अब ये क्या बोल रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसको डायरेक्टली अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है कि नहीं आने दूंगा। अब क्या हुआ, यहां पर आया और टकराने के बाद में क्या हुआ, यहां से ये अपने पाथ में वापस लौट रहा है। तो वापस लौट रहा है, तो यहां से टकराने के बाद में जब वापस लौट रहा होगा तो कहीं ना कहीं पर इसके सेंटर से, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से कहीं ना कहीं पर जाकर के इसका एक टाइम पर वेलोसिटी 0 हो गया होगा, और उसको हम लोग यहाँ पर डी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक में इसको आर नोट से रिप्रेजेंट करता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। आर नोट या डी नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ऐसा अल्फा पार्टिकल जो कि हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, तो हेड ऑन कोलिजन करने के बाद जो न्यूक्लियस से टकराने के बाद में जो वापस लौटा, तो एक टाइम क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए हमारा किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे जाकर के रुक गया, उसके बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, और इस पार्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, चलिए अब इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, आपको मैंने समझा दिया। चलो अब यहां पर देखो जरा क्या लिखा हुआ है। In the Rutherford alpha scattering experiment, those alpha particle which suffers 180-degree deflection stops for a moment and at a certain distance from the center of the nucleus and then retraces its path, and this distance is called distance of closest approach denoted by d naught। ठीक है, चलो द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ ऑर्डर ऑफ, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको पता चल गया कि न्यूक्लियस से टकराने के बाद जो हेड ऑन कोलिजन कर रहे थे इलेक्ट्रो जो अल्फा पार्टिकल, तो उसके बाद में न्यूक्लियस से कितना दूर जाकर के वो थोड़ा सम टाइम्स वो रुक गया, उसके बाद रिट्रेस किया, उस पार्टिकुलर डिस्टेंस को बोला गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, अब इसके बारे में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला क्या है, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -14। किस ऑर्डर का होता है, इतना स्मॉल डिस्टेंस होता है वो, है ना, 10 टू द पावर -14। अब क्या है ये हमारा सेकंड पॉइंट, क्या, इट इज द डिस्टेंस एट विच द अल्फा पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस विल स्टॉप मूविंग एंड देन स्टार्ट रिट्रेसिंग देयर पाथ। ये भी सही है। उसके बाद में देखो थर्ड पॉइंट क्या है, एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज ट्रांसफॉर्म टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो यहां पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद भी रखना। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा होगा, ये अल्फा पार्टिकल अपना काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा। ठीक है, एक टाइम पर ऐसा हुआ कि यहाँ पर रिबाउंड होने के बाद में क्या हो गया, टकराने के बाद में फिर रुका कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो जब रुका मतलब इसका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। तो एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर इक्वल टू आर नोट या डी इक्वल टू डी नोट पे उसका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, उसको चेंज किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब जिस पॉइंट पे जाकर के रुक गया होगा वहां पर उसका काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, लेकिन अब वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, उसके पोटेंशियल एनर्जी में। अब देखो यहां पर जरा देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इस पर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा क्या कितना होगा बताओ, एटॉमिक नंबर और इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इतना चार्ज होगा इस पे न्यूक्लियस पे। अब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जाकर के मान लो यहाँ से, ठीक है, आर नोट डिस्टेंस पे या डी नोट डिस्टेंस पे जाकर के रुक गया। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जाकर के रुक गया, और रुकने के बाद यहाँ से फिर क्या किया, ये अपने पाथ को रिट्रेस किया, अपने पाथ को क्या कर लिया, रिट्रेस किया, मतलब 180 डिग्री पे डिफ्लेक्शन हो रहा है उस अल्फा पार्टिकल का। तो जिस पॉइंट पे जाकर के वो रुक गया होगा, जिस पॉइंट पे जाकर के वो रुक गया होगा
और ये डिस्टेंस क्या है हमारा, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आर नोट से डिनोट करो या फिर इसको डी नोट से डिनोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब एक चीज क्या बताओ, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पे तो चार्ज हमारा कितना होगा, दैट इज प्लस 2e होगा, प्लस 2e होगा। और ये काइनेटिक एनर्जी लेकर कितना आ रहा था, पहले आ रहा था ये काइनेटिक एनर्जी लेकर के आ रहा था हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी लेकर के आ रहा था अल्फा पार्टिकल। यहां से टकराने के बाद में क्या हुआ, कुछ टाइम बाद में जाकर के इस पॉइंट पे जाकर रुक गया, तो यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो गया था, कुछ टाइम के लिए जीरो हो गया था, कुछ का टाइम के लिए जीरो हो गया था, और ये कन्वर्ट हो गया था किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी कौन बना रहा है, ये अल्फा पार्टिकल और एक न्यूक्लियस मिलके। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पर। ठीक है, किसका, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल का, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जेड ई। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन क्या होता है, आर। ये हमारा होता है कि नहीं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये हमारा क्यू वन था तो जेड ई, क्यू वन था तो ये क्या हो गया हमारा जेड ई। ठीक है, और ये तो कांस्टेंट हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन, ये क्यू वन हो गया, ये क्यू टू हो गया। ठीक है, अपॉन क्या हो गया, ये डी नॉट हो गया, या आर नॉट बोल लो। ठीक है, यहाँ पर अब ये दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, इसको के से याद रखो, के हमारा कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट, के जेड ई स्क्वायर अपॉन हाफ एम बी स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन हाफ एम बी स्क्वायर, याद रहेगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लियर हो गया सबको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है दैट इज इंपैक्ट पैरामीटर। ये क्या है, इंपैक्ट पैरामीटर। आइए देखते हैं इसमें इंपैक्ट पैरामीटर क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, जब अल्फा पार्टिकल से यहां से आ रहा था, जब अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा था, मान लो, ठीक है, कहीं इन्फिनाइट से कहीं से आ रहा है, ठीक है, तो इन्फिनाइट से आ रहा है कहीं पर, तो ये अल्फा पार्टिकल इनिशियली जो वेलोसिटी लेकर के आ रहा होगा, ये हमारा मान लेते हैं वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो जो इस तरह से आ रहा होगा अल्फा पार्टिकल, कितना वेलोसिटी से, वी आई वेलोसिटी से आ रहा होगा। ठीक है, अब ये अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा, अल्फा पार्टिकल आ रहा होगा, तो अब देखो कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, उनका डेविएशन हुआ। ठीक है, आइटम से इंटरेक्ट करने के बाद कुछ डेविएट हो गए, तो मान लेते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल, जो ये हॉरिजेंटल है हमारा, यहां से हमारा क्या है, ये हॉरिजेंटल है। ठीक है, इसके साथ मैं मान लेता हूं कि कितना एंगल से डेविएट हो गया यहाँ पर, तो ये दिया हुआ कि ये मान लो थीटा एंगल से कितना हो गया, ये डेविएट हो गया। ठीक है, अपने पाथ से। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी है, और ट्रेजेक्टरी क्या होता है बच्चों, द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल, जो उसको फॉलो कर रहा है उसी को ट्रेजेक्टरी बोला जाता है। तो यहां से आने के बाद अब देखो कुछ अल्फा पार्टिकल जो डायरेक्टली न्यूक्लियस से इंटरेक्ट हुआ, वो हेड ऑन कोलिजन कर करके उसका तो 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन होगा, मतलब आकर के वापस लौट गया 180 डिग्री पे। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल जो कि मान लेते हैं कि इन जनरल थीटा एंगल से डेविएट हुआ होगा, थीटा एंगल से डेविएट हुआ होगा, और थीटा को यहाँ पर क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, स्कैटरिंग एंगल बोला जाता है इसको, स्कैटरिंग एंगल बोला जाता है इसको। ठीक है, अब बी क्या है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है इंपैक्ट पैरामीटर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंपैक्ट पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए तो आखिर है ये क्या। ठीक है, अगर हम इसको डेफिनेशन वाइज अगर हम लोग जाएं तो क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है वी आई, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से कितना होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इंपैक्ट पैरामीटर। सॉरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं बी से।
ठीक है। सो इम्पैक्ट पैरामीटर इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सेंटर से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोला गया क्या, दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर। दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये है और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोला गया, इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में, ठीक है, जो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, आगे ये सब चीज लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों यहाँ पर ऐसा होगा, ये हमारा न्यूक्लियस, तो जो भी अल्फा पार्टिकल जो इससे हेड ऑन कोलिजन कर रहा होगा उसका इम्पैक्ट पैरामीटर कितना होगा। उसको डायरेक्टली हेड ऑन कोलिजन कर रहा, वो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल पे आ रहा, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस को पास होने वाले लाइन के अलोंग वो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो उसका तो इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा। तो ये सारे अल्फा पार्टिकल जो हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, तो उसका जो हमारा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इम्पैक्ट पैरामीटर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ गया कि जो अल्फा पार्टिकल जो हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं उनका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, वो डायरेक्टली अलोंग द एक्सिस पे आ रहे हैं ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो उसका जो हमारा इम्पैक्ट पैरामीटर उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 हो जाएगा। ठीक है, और आइटम से जितना दूर चले जाएंगे, ठीक है, जितना दूर चले जाएंगे इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू उतना ही बढ़ते चला जाएगा। और मान लो कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा जो इंटरेक्ट ही नहीं किया तो उसे डायरेक्टली पास कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियस से उसका इंटरेक्शन उतना ही कम हो रहा, एटम से इंटरेक्शन उतना ही कम हो रहा, और वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट अनडेविएटेड पास कर जाएगा। तो जो अल्फा पार्टिकल एटम से बहुत दूर होगा उनका इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा, और इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा तो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उतना ही कम होगा, क्योंकि जो हेड ऑन कोलिजन कर रहा होगा उसको ज्यादा रिपेल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल मान लो, कुछ अल्फा पार्टिकल मान लो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो उस अल्फा पार्टिकल पे ये रिपल्सिव फोर्स कम लगाएगा। ठीक है, उसके बाद में और मान लो अल्फा पार्टिकल कुछ इधर से आ रहा है, उस पर रिपल्सिव फोर्स और कम होगा। ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर, अभी मैंने बताया, ठीक है, कि इम्पैक्ट पैरामीटर का जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है, उसको आप ध्यान में रखेंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर बी इक्वल टू, इसको क्या बोलोगे, इसको के से रिप्रेजेंट करो, कूलम्ब्स कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज इक्वल टू के इनटू के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 और डिवाइड बाई हाफ एम वी स्क्वायर, डिवाइड बाई हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, इम्पैक्ट पैरामीटर का के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल, मैंने बता दिया था, थीटा क्या है हमारा, स्कैटरिंग एंगल है, स्कैटरिंग एंगल है हमारा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ठीक है, क्या अब इसके बारे में देखते हैं कि आखिर ये इम्पैक्ट पैरामीटर और क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ, फॉर द लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर द रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय द अल्फा पार्टिकल इज वीक एंड हेंस द अल्फा पार्टिकल पास ऑलमोस्ट अनडेविएटेड। ठीक है, फॉर द स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर द रिपल्सिव फोर्स इज लार्ज एंड हेंस द अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड थ्रू लार्ज एंगल। ठीक है, और फॉर द हेड ऑन कोलिजन दैट इज द अल्फा पार्टिकल विच स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री, इम्पैक्ट पैरामीटर उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया। ठीक है, जो हेड ऑन कोलिजन करेगा उसका इम्पैक्ट पैरामीटर 0, आइटम से जैसे जैसे दूर आ रहा होगा कौन, अल्फा पार्टिकल, उनका क्या होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा, और इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल उतना ही कम होगा। ठीक है, तो हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल,
ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 3 पॉइंट हमारा यहाँ पर है इम्पैक्ट पैरामीटर के बाद के बारे में। पहला पॉइंट क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल्स आइटम से दूर आ रहे होंगे, ठीक है, उनका डेविएशन नहीं होगा, ऑलमोस्ट अनडेविएटेड पास कर जाएंगे, उनका क्या होगा, इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा, और वो जब न्यूक्लियस से ऐसे इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ही कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, जो अल्फा पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन कर रहा होगा, उनका इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो जाएगा। तो इंपैक्ट पैरामीटर घटने से फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंपैक्ट पैरामीटर अगर बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं जो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखो, जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था ना, उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को लिया, ठीक है, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को लिया। ये दोनों थ्योरी को कंबाइन करके, रदरफोर्ड मॉडल और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये दोनों को कंबाइन कर करके अपना एक मॉडल निकाला बोर्स साहब ने, जिसको बोला गया बोर्स एटॉमिक मॉडल, और बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ ये बेसिकली। ठीक है, इसके बाद में जो और भी एक मॉडल आया था, ठीक है, कि जो बोर्स का जो सर्कुलर ऑर्बिट को रिप्लेस किया था किससे, दैट इज इलिप्टिकल ऑर्बिट से, है ना, जिसका नाम है क्या, बोर्स समरफेल्ड थ्योरी। वो सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग केवल बोर्स एटॉमिक मॉडल तक ही लिमिटेड रहेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल तक हम लोग को पढ़ना है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो चलिए, बोर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को लिया और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, है ना, एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस वेयर द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट। क्या बोला उन्होंने कि एटम्स के पास में क्या है, न्यूक्लियस है, जहां जिसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इन्होंने बोला कि एटम है, एटम के अंदर में क्या है, एक न्यूक्लियस है, जहां पर हमारा क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन पे क्या होगा, होगा न्यूट्रल होगा। ये न्यूट्रल क्या होगा हमारा, ये न्यूट्रल होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस वेयर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड द एलिमेंट that is and the electrons are revolving around the nucleus in different orbits called cells। उसको उन्होंने क्या बोला, सेल्स, स्टेशनरी स्टेट्स और नॉन रेडिएटिंग स्टेट्स, नॉन रेडिएटिंग स्टेट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थ्योरी जो था उनका रदरफोर्ड मॉडल का, रदरफोर्ड मॉडल का एक ड्रॉबैक क्या था कि उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, तो उसको कौन अपोज कर दिया था, तो जो मैक्सवेल का जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी था उसको अपोज कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसका क्या हो जाएगा, एनर्जी डिक्रीज होते चला जाएगा, एंड उसका पाथ भी श्रिंक होते चला जाएगा, एंड फाइनली इट विल स्पाइरल डाउन एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जाके फॉल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो हमारा बोर्स का एटॉमिक मॉडल आया, उसने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में मूव करेंगे, तो वैसे ऑर्बिट, सारे ऑर्बिट में मूव नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब उन्होंने एक क्वांटाइजेशन कंडीशन दिया, बोला कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट को ऑक्यूपाई करेगा, उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइड होगा। उसके बाद उन्होंने दिया दैट इज mvr इक्वल टू nh/2π। और जब वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव करेगा, वैसे ऑर्बिट में मूव करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइड है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डज नॉट इमिट द रेडिएशन, तो एनर्जी को इमिट नहीं करेगा, उसका एनर्जी कांस्टेंट होगा, एनर्जी डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो वैसे स्टेट को क्या बोला गया स्टेशनरी स्टेट और नॉन रेडिएटिंग स्टेट। तो आइए देखते हैं बोर्स का मॉडल में क्या क्या था। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस वेयर द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट कॉल्ड सेल्स, स्टेशनरी स्टेट और नॉन रेडिएटिंग स्टेट। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस उन्होंने दिया, ही टोल्ड दैट एटम कंसिस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल, है ना, एटम्स consist of a very small massive center core around which the planetary electron revolve. The necessary centripetal force required for their rotation is provided by the electrostatic attraction between the electron and nucleus.
ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। मान लो सेंटर से आर रेडियस पे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि हमारा इस तरह से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये v वेलोसिटी से सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या होगा, हमारा इस पर एक फोर्स होगा, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv² अपॉन r। उस पर एक फोर्स लग रहा होगा। अरे कोई भी बॉडी अगर मूव करता सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा, तो उसके सेंटर की तरफ क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये होगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, देखो यहाँ पर न्यूक्लियस पे चार्ज है कितना, प्लस जेड ई, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -e। तो ये दोनों कितने डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, हमारा r डिस्टेंस पे, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, और वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर बात। चलो अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है, ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे इन द डेरिवेशन ऑफ एनर्जी रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे क्या है। अब आता है बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, अब देखो ये क्या था, बोला कि बोर्स एटॉमिक मॉडल जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल का जितना भी ड्रॉबैक था उस सबको ओवरकम कर दिया, किसने, बोर्स ने। ठीक है, अब देखते हैं बोर्स मॉडल क्या, बोर्स एटॉमिक मॉडल ओवरकम ऑल द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। He told that electrons cannot occupy all the circular orbit given by the classical theory. The electrons can occupy only those circular orbit in which its angular momentum is quantized, and such orbit are called stationary state or non-radiating state। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से मैक्सवेल साहब ने अपोज कर दिया था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को, बोला कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डिक्रीज करते चला जाएगा और फाइनली पाथ श्रिंक होगा और फाइनली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो बोला, बोर साहब ने बोला कि देखिए इलेक्ट्रॉन जो है उसी ऑर्बिट में मूव करेंगे जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइड होगा। ठीक है, सो ही टोल्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट परमिटेड टू मूव इन ऑल द ऑर्बिट्स। ठीक है, दैट इज गिवन बाय द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। He told that electron will be permitted to move only in that orbit in which its angular momentum is quantized, जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइड होगा, और सच ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेशनरी स्टेट और नॉन रेडिएटिंग स्टेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइड होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइड होगा, और एंगुलर मोमेंटम हमारा होता है mvr। सो mvr इक्वल टू nh अपॉन 2पाई। l होता है एंगुलर मोमेंटम, इसका वैल्यू होता है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2पाई। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन, अगर 2पाई है तो वैसे ऑर्बिट में जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, अगर वैसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो एनर्जी इमिट नहीं करेगा। वैसे स्टेट को क्या बोला गया, नॉन रेडिएटिंग और स्टेट और स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस such a state it will not emit energy, है ना। when the electron revolves around the nucleus in such energy state it will not emit energy। अगर इलेक्ट्रॉन वैसे ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2पाई, तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज नहीं करेगा, उसका एनर्जी कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन देखिए क्या बोला था इन्होंने, बोला देखो ये हमारे पास में मान लेते हैं कि कोई ऑर्बिट में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है
न्यूक्लियस से हमारा आर रेडियस पे इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर ये मूव कर रहा है तो उन्होंने बतलाया था डी ब्रोगली साहब ने कि जो हमारा देखो, इससे पहले जो डेविसन और जर्मन का एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्हें पता चल गया था इलेक्ट्रॉन के पास में क्या होता है, वेव कैरेक्टर होता है। उसके पास में क्या होता है, वेव कैरेक्टर होता है। अगर वो ऑर्बिट के चारों तरफ मूव कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएटेड उसका वेवलेंथ भी होगा, उसका वेव कैरेक्टर होगा। तो डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला कि ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का अपना एक वेव कैरेक्टर है, अगर वो किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, तो वेव कैरेक्टर है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, एनर्जी रिलीज होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि देखो, वो अगर जो बोर साहब ने जो नॉन रेडिएटिंग स्टेट या स्टेशनरी एनर्जी स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है, जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया है, तो बोला कि जो बोर का जो रेडियस है वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट या नॉन रेडिएटिंग स्टेट या स्टेशनरी स्टेट तभी होगा जब उस ऑर्बिट में इंटेग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ होंगे एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। क्या बोला उन्होंने कि अगर इस इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड इसका क्या है, जो वेवलेंथ है इसका, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ में इसका जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है, अगर ये वेवलेंथ इस ऑर्बिट में क्लोज पाथ बना ले, मतलब क्या कर ले कि ये हमारा देखो यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा, यहाँ पर देखो जरा, यहां से यहां तक देखो एक वेवलेंथ हुआ, ये वेवलेंथ हो गया हमारा एक वेव पूरा, यहां से यहां तक फिर क्या हो गया, दूसरा वेवलेंथ हो गया। तो इसी तरह से बोला उन्होंने कि जो बोर साहब का जो एनर्जी स्टेट है वो स्टेशनरी तभी होगा जब इसमें ऑर्बिट में जो हमारा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा, ठीक है। जब ये हमारा इसका जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, टोटल इसका सरकमफ्रेंस पे जो इसका पेरीमीटर होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर, दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लेम्डा, ठीक है। सो ही टोल्ड दैट द वेव एसोसिएटेड विथ द इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म द स्टेशनरी वेव। और स्टेशनरी वेव क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ का होता है। स्टेशनरी वेव आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो क्या होता है, एक क्लोज पाथ बनाता है। इसे गया, ऐसे आया और यहां से हमारा इस तरह से ऐसा बनाता है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा स्टेशनरी वेव इस तरह से हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि बोर का जो रेडियस है हमारा या जो ऑर्बिट है वो स्टेशनरी तभी होगा when it contains the integral number of डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। तो आइए यहां पर देखते हैं कि आखिर क्या था। उन्होंने बोला कि जो हमारा 2 पाई आर होगा उसका जो पेरीमीटर होगा दैट कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तभी और नॉन रेडिएटिंग स्टेट होगा, नॉन रेडिएटिंग स्टेट्स होगा, तभी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट नहीं करेगा अगर उस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, ये इनका कंडीशन था और इस कंडीशन से इन्होंने क्या किया, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन को प्रूव कर दिया। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था ना, mvr इक्वल टू nh/2 पाई, उसको इन्होंने प्रूव किया, ठीक है। अब देखते हैं कैसे किया। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, whenever the electron revolves around the nucleus, the revolving electron will have the wave-like character also. Hence, the orbit of the electron will be stationary if and only if it contains integral multiple of de Broglie wavelength। मैंने बताया, ठीक है, कि यहां पर जो हमारा hence क्या बोल रहा है कि hence the orbit of the electron will be stationary if and only if it contains the integral multiple of de Broglie wavelength, that is 2 pi r equal to n lambda, that is 2 pi r equal to n lambda, ठीक है। whenever this condition is satisfied, अगर ये condition satisfied होता है, then the wave associated with the electron in any particular stationary state फॉर्म द स्टेशनरी वेव। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो
एसोसिएटेड उसका वेव कैरेक्टर होगा वो कैसा बनाएगा, एक स्टेशनरी वेव बनाएगा, अगर 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा सेटिस्फाइड हो रहा है तो। ठीक है, चलिए अब इन्होंने प्रूव किया बोर्स के क्वांटाइजेशन कंडीशन को। तो देखो इन्होंने जो हमारा दिया था, यहां से देखो, ठीक है, इन्होंने अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हमारा क्या था, 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा, 2 पाई आर इक्वल टू एन लेमडा। और आल्सो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारा क्या होता है, एच अपॉन एम भी होता है। अब ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लो तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या है, एन लेमडा, एंड लेमडा इक्वल टू कितना है, एच अपॉन एम भी। अब यहां पर क्या करेंगे, इस लेमडा का वैल्यू उठा करके यहां पर डाल दो तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन एम भी हो जाएगा, एम भी आ जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, एम भी को उठा करके इधर कर दो आर के साथ, तो क्या हो जाएगा, एम भी आर इक्वल टू एन एच अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पाई। प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। बोर्स का जो हमारा क्वांटाइजेशन कंडीशन था, इससे किसने प्रूव कर दिया, डी ब्रोगली ने प्रूव कर दिया अपने हाइपोथेसिस से, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कैसे प्रूव किया बोर्स का के क्वांटाइजेशन कंडीशन को, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना। तो ये हमारा 2 इक्वेशन लिखना पड़ेगा आपको। पहला कंडीशन उन्होंने बोला था कि जो energy state of the electron will be non-radiating state if it contains the integral multiple of de Broglie wavelength, and in that case the wave associated with the electron will form the stationary wave। ठीक है, यह उन्होंने बोला था। अब यहां से हमारा क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन से हमारा एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, और यही हमारा क्या है, बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यही तो है। तो इसको आप बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। अब आ जाते हैं क्या, एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस वेलोसिटी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ रेडियस आर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो उसके साथ एसोसिएटेड उसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। पहला। दूसरा चीज क्या होगा, उसके साथ एसोसिएटेड उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो कि न्यूक्लियस और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी भी है इलेक्ट्रॉन के साथ, काइनेटिक एनर्जी भी है इलेक्ट्रॉन के साथ, इसका मतलब उसके साथ में टोटल एनर्जी होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके साथ एसोसिएटेड वेलोसिटी होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट आना ही आना है, जो आपका अपकमिंग सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, 12th क्लास का। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, इस टॉपिक को मैं अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज गिवन बाय। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या होगा, अब F इक्वल टू के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, होगा कि नहीं, के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है, और यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पर इसका रेडियस आर है, ठीक है, तो और यहाँ पर कितना है, इसका चार्ज कितना है, प्लस जेड ई है। तो ये दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इस दोनों के बीच में। तो K इंटू Q1 मतलब जेड ई इंटू ई अपॉन कितना हो जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर। तो कितना आ गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा था, दिस इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी
सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। सो एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पर क्या करता हूँ, महामंत्रा देता हूँ। यहाँ पर क्या देता हूँ, मैं आपको मंत्रा देता हूँ, और ये महामंत्रा क्या है देखो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, ये इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन क्या था हमारा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और दूसरा इक्वेशन आपको याद रखना कौन सा, दैट इज ये हमारा एम वी स्क्वायर बाई आर। पहला इक्वेशन आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स था वो कौन प्रोवाइड कर रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करो, हमारा इक्वेट कर दो इसको। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, देखो ठीक है, पहला हमारा इक्वेशन बनेगा क्या, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या होगा बताओ, यहां से अगर ये दोनों को इक्वेट करें तो एक आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर मान लो 1। ठीक है, 1 तो मान ही लिए हैं, इसको हटा दो यहां से। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। तो पहला इक्वेशन हमारा ये बना एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसको तो मान ही लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए फ्रॉम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहां से भी आर निकाल दो। हमने क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों से मैंने क्या किया, इक्वेट कर करके रेडियस निकाल लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन जो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई है, यहां से भी हमने रेडियस निकाल लिया। अब सारा काम यहाँ पर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का मेरे पास में है 3। ठीक है, तो आपको एक रेडियस कहां से निकाल लेना है, एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से हमारा एक रेडियस यहां से निकाल लेना है, एक रेडियस क्वांटाइजेशन कंडीशन निकाल लेना है। ये दोनों रेडियस को इक्वेट कर दो, दैट इज इक्वेशन 3 और 4 को जब इक्वेट कर दोगे, ये भी रेडियस, ये दोनों जब 3 और 4 को जब आप इक्वेट करोगे, 3 और 4 इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो क्या दे देगा, यहां से ये दोनों को इक्वेट कर दोगे तो यहां से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मतलब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 आपके लिए क्लू है ना, ये महामंत्र आपको दे रहा हूं। ठीक है, कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों ही क्या है, रेडियस है, दोनों की इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल जाएगा वहां से। और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल के किसी एक इक्वेशन में जब पुट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, रेडियस का एक्सप्रेशन निकल जाएगा। और एनर्जी अभी आगे देखते हैं, ये दोनों पहले निकालने दो, उसके बाद एनर्जी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने वैसा ही किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है हमारा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। ठीक है, तो यहां से जब ये दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां से हमारा जो आ जाएगा एक्सप्रेशन, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, यहां से आप जब देखोगे तो ये हमारा यहां से जब होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, एक v और v कैंसिल आउट हो जाएगा, v और v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, v और v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k जेड ई स्क्वायर्ड अपॉन एम वी इक्वल टू एन एच अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पाई एम वी, 2 पाई एम वी। ठीक है, 2 पाई एम वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना, दैट इज भी एम 2 पाई एम वी हो गया ना, एम वी एक तो भी एम वी यहाँ से कट गया था, एम वी हटा दो यहाँ से, 2 पाई एम हो गया केवल यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर v इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ, v का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर्ड अपॉन एन एच, ये हमारा आ जाएगा क्या, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट।
ठीक है, अगर वो nth पार्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा तो उसका वेलोसिटी उसके साथ जो एसोसिएटेड होगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट है उस सब का वैल्यू रख दोगे। देखो 2 पाई कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, ठीक है, उसके बाद में हमारा एच भी कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट का वैल्यू रख दोगे। ठीक है, और इनटू यहाँ पर कितना बच गया, केवल एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट आइटम का अलग होगा। ठीक है, जेड, और यहाँ पर क्या हो गया एन, तो ये क्या हो गया जेड अपॉन एन, और ये मीटर पर सेकेंड। जब ये सारे कांस्टेंट का वैल्यू आप रख दोगे, जब ये सारे कांस्टेंट का वैल्यू रख दोगे तो इसका वैल्यू आता है हमारा ये। ठीक है, दैट इज Vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। अगर हाइड्रोजन आइटम होगा, हाइड्रोजन आइटम होगा, हाइड्रोजन आइटम होगा तो जेड का वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। हाइड्रोजन आइटम होगा जेड का वैल्यू 1 रख देंगे। ठीक है, अच्छा एक एक्सप्रेशन और देख लो यहाँ पर। ठीक है, ऑल्सो Vn इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/137 इंटू सी बाई एन। ठीक है, अब इसका बताता हूँ ये कहाँ से आएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखिए, अब देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन ये कहाँ से आया, आपको पता है। देखो Vn इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपन बाई NH, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन, ऐसा लिख सकते हैं, इसको CH कर दो और इंटू सी बाई एन कर दो। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ से देखो C और C कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर वही आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म आया, इसको बोला गया फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट इसको बोला गया। ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 1/137, 1/137, 1/137, ये होता है हमारा। तो अब इसका वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, दैट इज फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट का वैल्यू 1/137 और इंटू सी बाई एन, इंटू सी बाई एन। तो देखो यहाँ पर एक तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा हमारा ये 1/137 इंटू सी बाई एन, जहां पर सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड ये हमारा रख दोगे। क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। सब लिखा हुआ है, एन क्या ऑर्बिट नंबर, सी क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। ठीक है, और यहाँ पर 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई सी एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 1/137 बता दिया मैंने। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। पी क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, जब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आपस में इक्वेट करोगे और आर्क वाले इक्वेशन को, रेडियस वाले को, तो वेलोसिटी निकल जाएगा। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो है इक्वेशन नंबर 4 में डाल देना, आपका रेडियस का एक्सप्रेशन आ जाएगा ये। ठीक है, रेडियस का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये आपका रेडियस का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो रेडियस का जो एक्सप्रेशन आएगा ये आएगा हमारा Rn इक्वल टू n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर जेड, के एम ई स्क्वायर जेड। जब सारे कांस्टेंट का वैल्यू रख दोगे तो इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा ये आपका। ठीक है, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगोस्ट्रॉम में कितना आ जाएगा, Rn इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये एंगोस्ट्रॉम में आएगा हमारा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में अगर वो मूव कर रहा तो उसके साथ एसोसिएटेड काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी कितना होगा, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो हमारा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होगा। अब देखो हाफ एम वी स्क्वायर को, इसको दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दो, हाफ एम वी इंटू भी, एम वी इंटू भी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हाफ एम वी इंटू भी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हाफ एम वी इंटू भी हो गया।
अब यहाँ पर देखो ये एम भी जो है इसका वैल्यू आप यहाँ से डाल दो NH अपॉन 2πr। ये बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन आया था ना, एम बी आर इक्वल टू NH अपॉन 2π, तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा NH अपॉन 2πr, इसका वैल्यू यहाँ डाल दो। वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है 2π के जेडी स्क्वायर अपॉन NH, 2π के जेडी स्क्वायर बाई NH, इसका वैल्यू यहाँ पर डाल दो। ठीक है, ये दोनों वैल्यू रखने के बाद जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आ रहा है, हमारा काइनेटिक एनर्जी का देखो यहाँ पर नीचे आ रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इधर आ रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो देखो यहाँ पर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ एम बी स्क्वायर, और जिसका वैल्यू होगा हमारा ये काइनेटिक एनर्जी। जब यहाँ से वैल्यू आप भी का रख दोगे, यहाँ से ये वाला वैल्यू, और साथ में एम भी का वैल्यू ये डाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, न्यूक्लियस और उसके बीच में। ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन के Q1 Q2 अपॉन कितना होता है R, तो के और इनटू न्यूक्लियस पे चार्ज जेड ई प्लस में और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई अपॉन R, तो कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई स्क्वायर अपॉन R। निगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, निगेटिव होता है किसी इलेक्ट्रॉन का अगर किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। अब देखो माइनस के जेडी स्क्वायर बाई R, ये उसका पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। काइनेटिक एनर्जी कितना निकल गया, के जेडी स्क्वायर बाई 2r। अब ये दोनों को देख करके क्या लग रहा है बताओ जरा। ठीक है, कि जो काइनेटिक एनर्जी है जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज इससे हाफ है, मैग्नीट्यूड वाइज इससे हाफ है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैग्नीट्यूड वाइज पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, हाफ है। अब देखो यहाँ पर तो आपको पता चल गया ये टोटल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक को ऐड कर दोगे तो टोटल एनर्जी क्या होगा हमारा। देखो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी ये है, काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आपका ये आ जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी ये आ जाएगा माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन बाई 2r। ठीक है, अब देखो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी क्या है हमारा, निगेटिव है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, वो बाउंड है कि वो उस ऑर्बिट में मूव करेगा। ठीक है, चलो ये आपको तीनों याद रखना। ठीक है, अब देखो ये तीनों में रिलेशन मैं बता दिया हूं। टोटल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव, टोटल एनर्जी जो हमारा होगा टोटल, हाँ टोटल एनर्जी में कितना है हमारा, ये देखो टोटल एनर्जी आ गया आपका। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये है। अब देखो जरा इसको ध्यान से देखना, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के का मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, केवल यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का डबल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ठीक है, अब टोटल एनर्जी जो हमारा होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर nth ऑर्बिट मूव कर रहा तो वहां पर इसका जो एनर्जी होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये आता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लोग, क्योंकि एक वीडियो काफी लंबी हो रही है, ठीक है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में मूव करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो क्या होगा, एनर्जी को इमिट करेगा। तो एनर्जी को इमिट करेगा मतलब कहीं ना कहीं वो पार्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को इमिट कर रहा है, रेडिएशन को इमिट कर रहा है। तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक होगा हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ का हमारा जो सीरीज बनेगा, ठीक है, वो हमारा उसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना एनर्जी रिलीज होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, उसके बाद में हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कल आपके साथ मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग, और मिलते हैं। आप सभी का सपोर्ट चाहिए, बस इस चैनल पे आपको सब कुछ मैं देने वाला हूं, बस हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल और आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स मंत्रा पे। ओके, सो धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।